दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने सरकार से की है अपील, जी और नीट स्टूडेंट के मन की बात सुने। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से जी मेंस और नीट के लिए परीक्षाएं अब होने वाली हैं, इस पर लगातार अब सवाल भी उठ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि इस महामारी काल में क्या परीक्षाएं होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि होटल और बाजार खोलने के बाद केजरीवाल बोले कि अब दिल्ली में शुरू हो मेट्रो। दोस्तों आपको बता दें कि क्या दिल्ली में दोबारा से मेट्रो शुरू होगी, इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। पर इसके साथ ही आपको बता दें सरकार का बड़ा ऐलान, केवल राज्य के निवासी ही बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अब कैश के लिए घर बैठे कर सकते हैं मैसेज और दरवाजे पर खड़ी मिलेगी एटीएम मशीन। यानी कि दोस्तों आपको पैसे निकालने के लिए अब घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, कैश अब आपके घर के दरवाजे पर ही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा और क्या करना होगा ये पूरी डिटेल जानेंगे। पर उससे पहले जानते हैं अगली बड़ी खबर को। और आपको बता दें कि हर भारतीय को अब फ्री में मिलेगी महामारी वैक्सीन, क्योंकि 68 करोड़ खुराक खरीद रही है केंद्र सरकार। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर अब लागू होगा एक राष्ट्र एक मानक, जानेंगे इसके बड़े फायदे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि राहुल नहीं तो फिर कौन होंगे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। और साथ ही बड़ी खबर में जानेंगे कि जेपी नड्डा का ऐलान, मिलकर लड़ेंगे बीजेपी जेडीयू और एलपीजी, दिया है चुनावी नारा। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि 8वीं और 10वीं पास के लिए निकली है सरकारी नौकरी, कैसे करना है अप्लाई, कहां करना है, ये पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि चीन से पूरी तरह कारोबारी रिश्ते तोड़ सकता है अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए हैं बड़े संकेत। और इसी के साथ जानेंगे मौसम के ताजा अपडेट को। ऐसे ही देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को एक एक करके जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सरकार से की है अपील, जी और नीट के स्टूडेंट के मन की बात सुने। दोस्तों आपको बता दें कि जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षा 2020 को आयोजित करवाने पर लगातार ही सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इस महामारी काल में दोनों परीक्षाएं आयोजित करने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी महामारी काल में परीक्षा कराने पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सरकार से अपील की है कि सरकार को जेईई मेंस और नीट परीक्षा के स्टूडेंट के मन की बात सुननी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं, नीट और जी परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जेईई मेंस और नीट की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि होटल और बाजार खोलने के बाद केजरीवाल बोले कि अब दिल्ली में शुरू हो मेट्रो। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत देने के बाद अब केजरीवाल सरकार ने मेट्रो का परिचालन शुरू कराने की वकालत करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर मेट्रो चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू करना चाहते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो ट्रायल बेस पर चलनी चाहिए। सीएम ने कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार से भी बात की है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार की ओर से इसकी इजाजत मिलेगी। रविवार को उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस पर जल्द ही फैसला लेगी। केजरीवाल ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि आप पूरे देश में मेट्रो शुरू कराना नहीं चाहते हैं तो ना कराएं, लेकिन दिल्ली को फेज वाइज ट्रायल बेस पर मेट्रो चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या दिल्ली में मेट्रो को दोबारा से चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि सरकार का बड़ा ऐलान, केवल राज्य के निवासी ही बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक केवल बिहार के निवासी ही राज्य पंचायत प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन स्कूलों में अब दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग शिक्षक के तौर पर आवेदन नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के करीबन 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ राज्य के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इन प्रारंभिक स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता अब बंद हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार की नीतीश सरकार ने ये फैसला लिया है तो उस राज्य के लोगों के लिए ये तो उचित है, क्या ये दूसरे राज्यों के लिए उचित है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अब कैश के लिए घर बैठे करें एक मैसेज और दरवाजे पर खड़ी मिलेगी एटीएम मशीन। दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको पैसे निकालने के लिए बैंक या फिर एटीएम तक नहीं जाना होगा। अब आपके एक कॉल पर एटीएम चलकर आपके दरवाजे पर आएगा, यानी कि अब
अब एटीएम के बाहर लंबी लाइन और नो कैश जैसे झंझट से ग्राहकों को जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सेवा शुरू की है। इसके तहत ग्राहकों को एटीएम अपने घर तक मंगवाने के लिए केवल एक कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। आपको बता दें कि जैसे ही आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कुछ देर के बाद ही एटीएम मशीन आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। फिलहाल SBI ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सेवा की शुरुआत लखनऊ में कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि SBI के मैनेजर ने कहा कि लखनऊ में इसकी सफलता के बाद इस सेवा को पूरे देश में जल्द ही लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि पहले से ही SBI कई सेवाएं सीनियर सिटीजन और दिव्यांग ग्राहकों को डोर स्टेप दे रही है, जिसमें कि कैश जमा करना, निकासी की सुविधा, चेक जमा करने की सुविधा, लाइफ सर्टिफिकेट पाने की सुविधा और KYC की सुविधा घर तक दे रही है। इसके लिए ग्राहक का रजिस्टर्ड पता बैंक से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। दोस्तों अगर आप SBI ग्राहक हैं तो आप भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब भारतीयों को फ्री में मिलेगी महामारी वैक्सीन। 68 करोड़ खुराक खरीद रही है केंद्र सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की महामारी वैक्सीन से दुनिया भर को उम्मीदें हैं। दुनिया में अभी जितनी भी वैक्सीन पर काम चल रहा है उनमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। इस वैक्सीन के भारत में उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को पहले ही अनुमति मिल चुकी है और अब खबर ये आई है कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन को खरीदेगी और लोगों को मुफ्त में देगी। दोस्तों आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादन संस्था कहा जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट न सिर्फ ऑक्सफोर्ड की महामारी वैक्सीन बल्कि कई अन्य वैक्सीन कैंडिडेट का उत्पादन भी कर रही है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली महामारी वैक्सीन का भारत में उत्पादन कोविशील्ड के नाम से होगा। तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने संकेत दिया है कि वह सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे ही वैक्सीन खरीदेगी। सरकार ऐसी योजना बना रही है कि जिससे ये वैक्सीन लोगों को मुफ्त में मिल सके। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से अगले साल जून तक 68 करोड़ डोज की मांग की है। सरकार इस वैक्सीन का ट्रायल तेजी से पूरा करने को मंजूरी दे चुकी है। आपको बता दें कि वैक्सीन सफल घोषित होने पर लोगों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों सरकार की तरफ से महामारी वैक्सीन अगर पूरे देश के लोगों को ये मुफ्त में दी जा रही है तो ये लोगों के लिए राहत की बात है। इस पर आप कैसे सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर अब लागू होगा एक राष्ट्र एक मानक। जाने इसके बड़े फायदे। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर एक राष्ट्र एक मानक योजना को लागू करने की समय सीमा तय कर दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2021 से देश में अब एक ही मानक होगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर अब एक राष्ट्र एक मानक को भी लागू करना होगा और जिसका पालन करना सभी के लिए ये जरूरी होगा। मानक तैयार की प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय को अब 24 महीने से घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अब अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग मानक नहीं होंगे बल्कि एक ही मानक होगा जो भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का मानक होगा और उसे सख्ती से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि एक राष्ट्र एक मानक को अमली जामा पहनाने का काम अब शुरू हो चुका है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि फिल्म और टीवी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज फिर से खुलेंगे। फॉलो करने होंगे सरकार के ये जरूरी निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि बीते कई महीनों से बॉलीवुड सहित बंद पड़ी फिल्मी दुनिया और टेलीविजन प्रोडक्शन हाउसेस के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। सरकार ने इसे फिर से खोलने को लेकर हामी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को महामारी की वजह से कई महीनों से बंद पड़ी फिल्म और टीवी प्रोडक्शन इंडस्ट्री को फिर से खोलने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक मंत्री ने हालांकि कहा कि इंडस्ट्रीज में कामकाज के बीच महामारी से जुड़े गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि नया SOP मीडिया प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के लिए एक संजीवनी की तरह होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इसके लिए जरूरी अंग होंगे। इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के पीछे मकसद यही है कि ये कलाकारों और क्रू दोनों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद करे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 5 महीने में 1 करोड़ 78 लाख ट्रेन टिकट हुए रद्द। रेलवे को हुआ भयंकर नुकसान। आपको बता दें कि महामारी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बीच रेल सफर से जुड़ी एक खबर भी सामने आ रही है। महामारी के कारण रेलवे ने इस साल मार्च से लेकर अब तक 1 करोड़ 78 लाख से अधिक टिकटों को रद्द किया है। इस दौरान रेलवे ने कुल 2727 करोड़ रुपए की राशि वापस कर दी है। ये जानकारी रेलवे की ओर से एक RTI के जवाब में दी गई है। RTI में पाया गया है कि रेलवे जिसने 25 मार्च से अपनी यात्री ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया था उसने 5 महीने की अवधि के दौरान 1 करोड़ 78 लाख 70,644 टिकट रद्द किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक खबर में बताया गया है कि संभवतः पहली बार रेलवे ने टिकट बुकिंग से जितना कमाया है उससे अधिक वापस कर दिया है। इस कारण रेलवे ने महामारी के कारण 2020-21 की पहली तिमाही में 1066 करोड़ रुपए का नकारात्मक यात्री खंड राजस्व दर्ज किया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि राहुल नहीं तो फिर कौन होंगे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष।
दोस्तों आपको बता दें कि सोनिया गांधी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देती हैं, तो सवाल उठता है कि आगे जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इसको लेकर दो राय बनती दिखाई दे रही है। या तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य किसी एक नाम को चुनेंगे या फिर संगठन का चुनाव किया जाएगा, यानी कि ब्लॉक लेवल से इसकी शुरुआत करें तो फिर उस आधार पर तय करें कि पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष परिवार से इतर कोई और बने, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आगे आकर पार्टी की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। उनका ये भी मानना है कि अगर राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व फिलहाल नहीं संभालेंगे तो फिर सोनिया गांधी को ही पार्टी का नेतृत्व देखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज यानी कि सोमवार को होने जा रही है और सूत्रों ने बताया है कि ये बैठक सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उम्मीद है कि सोनिया गांधी फिर से पद छोड़ने की इच्छा जताएंगी और सदस्यों से कहेंगी कि वे खुद ही अपनी पार्टी का नेता चुन लें। दोस्तों अब देखना यह है कि कांग्रेस की बागडोर कौन संभालता है। इस खबर पर आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तनाव कम करने के लिए चीन की शर्त दोनों सेनाएं बराबरी से पीछे हट जाएं, भारत ने कहा नामुमकिन। आपको बता दें कि लद्दाख में LAC पर चल रहे विवाद का समाधान खोजने के लिए भारत और चीन लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के बीच भारत ने चीन के पूर्वी लद्दाख के फिंगर एरिया के बराबर रूप से पीछे हटने के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के बाद दोनों पक्ष पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए सैन्य स्तर की वार्ता आयोजित करने पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच शीर्ष सैन्य कमांडरों ने अपने फील्ड कमांडरों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी घटना या कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। पूर्वी लद्दाख में तैनात सेना के जवानों को लंबे समय तक इस तनातनी के लिए तैयार रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि चीनी पक्ष ने एक सुझाव दिया था कि भारत और चीन दोनों को फिंगर 4 के क्षेत्र से समान रूप से वापस जाना चाहिए। ये सुझाव भारतीय पक्ष को स्वीकार नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि JP नड्डा का ऐलान, मिलकर लड़ेंगे बीजेपी, JDU और LJP, दिया चुनावी नारा। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। वर्चुअल तरीके से हुई इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुए। JP नड्डा ने कहा कि बिहार चुनाव बीजेपी, JDU और LJP मिलकर लड़ेगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि जब भी बीजेपी, नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी साथ आए हैं, हमारी जीत हुई है। हम तीनों पार्टी यानी कि बीजेपी, JDU और LJP मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बीजेपी के साथ NDA के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी की भी चुनाव में जीत हो रही है। साथ ही JP नड्डा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए JP नड्डा ने कहा कि बिहार और देश में विपक्ष पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। विपक्ष केवल खोखली राजनीति करती है। साथ ही JP नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे छोटी-छोटी मीटिंग करें और डोर टू डोर कैंपेनिंग करें। सबसे प्रभावी कैंपेन डोर टू डोर ही होगा। बीजेपी और नीतीश कुमार के जरिए किए गए काम को बिहार की जनता तक पहुंचाना है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि 8वीं और 10वीं पास के लिए यहाँ निकली है सरकारी नौकरी। इस तरह करें अप्लाई। दोस्तों आपको बता दें कि हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ट्रेनी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। विभाग की ओर से 164 पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं। आपको बता दें कि फिटर ट्रेड के लिए 8वीं पास और अन्य ट्रेड के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा भी होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि इस वैकेंसी के लिए न्यूनतम आयु 14 साल और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि अप्लाई करने के लिए 29 तारीख इसकी अंतिम तारीख है। आप इससे पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि CM बघेल बोले कि राहुल संभाले कांग्रेस की कमान। दोस्तों आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने जैसे ही कहा कि वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहती हैं, तो सवाल ये उठने लगे कि आखिर अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा। एक तरफ राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हैं कि वो अध्यक्ष पद नहीं चाहते, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाले। आपको बता दें कि पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राहुल गांधी को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भूपेश बघेल ने एक खत में लिखा है कि गांधी नेहरू परिवार का भारत को गरीब राष्ट्र की श्रेणी से आधुनिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी नेहरू परिवार ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, वो भूली नहीं जा सकती। 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी ने पहले भी अनेक संकटों का सामना किया है, लेकिन कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की गांधी नेहरू परिवार के प्रति आस्था सदैव अडिग रही है। देश की जनता ने लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप ही गांधी नेहरू परिवार के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। और इसी
इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में फिर से वृद्धि। दिल्ली में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81.49 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतें लगातार ही बढ़ रही हैं और अब थमने का नाम भी नहीं ले रही। आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की है। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 14 पैसे महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 81.49 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हो गया। हालांकि आज भी डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। डीजल के दाम में पिछले 23 दिनों से शांति बनी हुई है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह 6 दिन पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। 6 दिनों में 52 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे महंगा हुआ था और आज हफ्ते की शुरुआत भी कीमतों की बढ़ोतरी के साथ हुई है। आपको बता दें कि मुंबई में अभी 88.16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है, जबकि चेन्नई में 84.52 और कोलकाता में 83.01 रुपए लीटर के हिसाब से मिल रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन से पूरी तरह कारोबारी रिश्ते तोड़ सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए हैं संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और चीन में जारी तनातनी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से व्यापारिक संबंध पूरी तरह से खत्म करने का भविष्य में ऐलान कर दिया है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चीन से अलग करने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी वस्तुओं का मुख्य खरीदार चीन भी है। आपको बता दें कि ट्रंप ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन का अमेरिका के साथ कारोबारी व्यवहार सही नहीं है, इसलिए हम देश की अर्थव्यवस्था को उससे पूरी तरह अलग करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन से कारोबार के दरवाजों को बंद कर दिया है क्योंकि महामारी में चीन की भूमिका और उससे निपटने के उपायों में उसकी असफलता से वो नाराज हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप सार्वजनिक तौर पर महामारी को चीनी वायरस कह चुके हैं। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी चीन सागर में भी दोनों देशों के बीच अब तनाव बढ़ता जा रहा है और ये पूरा तनाव ही भविष्य में व्यापार की शर्तों और रास्तों को लेकर है, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार जमाना चाहता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि गहरे निम्न दबाव का उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बना हुआ था। अब ये सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान को भी प्रभावित करेगा। इस सिस्टम के पास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। कुछ इलाकों में भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि दक्षिणी गुजरात, कोंकण, गोवा और मेघालय में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। शेष गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। यहाँ तक कि आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में कई जगहों पर हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर मानसून की वर्षा जारी रहने की संभावना है। केरल, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।